जय हिंद दोस्तों, सनराइज क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का करंट अफेयर देखेंगे कि आज क्या क्या बीते दिन क्या क्या कुछ घटनाएं हुई, और इसी के साथ साथ कुछ जीके जीएस भी जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको भी हम देखेंगे। कुछ मैप भी देखेंगे क्योंकि एग्जाम में मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। और जो भी जितना भी चाहे करंट अफेयर हो या स्टैटिक जीके हो, जो भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा उसको हम देखेंगे। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। और करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट की सूचना आपके लिए कि सनराइज करियर एकेडमी के कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में भारतीय सेना की तैयारी होती है। जो भी छात्र भारतीय सेना में अपना भविष्य बनाना चाहता है वह सनराइज करियर एकेडमी के ऑफलाइन बैच को जरूर से जरूर ज्वाइन करे। विगत 5 वर्षों में 150 से ज़्यादा चयन भारतीय सेना में कैप्टन एस कुमार सर ने दिए। ठीक है, सनराइज करियर एकेडमी में फिजिकल, मेडिकल और रिटन की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा संपर्क सूत्र मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो आज का करंट अफेयर क्या है कि रूसी अंतरिक्ष यात्री ने 1000 दिन बिताए कहाँ पर? अंतरिक्ष में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं और इन्होंने अभी हाल ही में, तो ये रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं और इन्होंने हाल ही में अभी कहाँ पर अंतरिक्ष में 1000 दिन बताए हैं। ठीक है, सभी छात्र मुझे कमेंट करके बताएं कि इनका नाम क्या है। ठीक है, इनका नाम क्या है? रूसी अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, रूसी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में इन्होंने कितने दिन? 1000 दिन बिताने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। और सभी छात्र जो मेरा वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि ये कौन है और इनका नाम क्या है। ठीक है, और यह स्पेस एजेंसी से कब से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉसकोसमॉस। ठीक है, रॉसकोसमॉस ये क्या है? ये रूस की, ध्यान देना, यह रूस की क्या है? रूस की यानी रशिया की क्या है? स्पेस एजेंसी है। ठीक है, रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? रॉसकोसमॉस। ठीक है, ये रूस की स्पेस एजेंसी है। क्लियर है। और इसी प्रकार से कई बार पूछता है दूसरे देश के भी, जैसे जापान की। तो जापान की आपको बता दें, जापान की जो स्पेस एजेंसी का नाम है वो क्या है? जाक्सा। वो क्या है भैया? जाक्सा। ठीक है, और भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो। भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसी प्रकार से बात करें कोरिया की, साउथ कोरिया की। ठीक है, साउथ कोरिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? कासा। क्या भैया? कासा है। ठीक है, और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का क्या है? नासा। ठीक है, अमेरिका का क्या है भैया? नासा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये वो व्यक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉसकोसमॉस किसकी स्पेस एजेंसी है? रूस की। जापान की क्या है? जाक्सा। भारत की क्या है? इसरो। और कोरिया की क्या है? कासा। और अमेरिका का क्या है? नासा। ठीक है, और आपको इसमें जीके जीएस करंट अफेयर भी आपको याद रखना है। और याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली बात ये है कि रूस से हमने S-400 एंटी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदे हैं। ठीक है, ये ध्यान देना क्योंकि आयुध सामग्री है और कहीं ना कहीं अगर हमने रूस से इतनी बड़ी आयुध सामग्री खरीदी है तो कहीं ना कहीं हमारी जो सेना है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है, मजबूत हुई है। यानी दूसरे देश के सामने हम मजबूत हुए हैं तो दूसरा देश भी भारत पर आक्रमण करने पर 4 बार सोचेगा। क्लियर है? तो हमने क्या खरीदा है? S-400 एंटी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। ठीक है, डिफेंस मिसाइल सिस्टम। ठीक है, ये हमने खरीदा है कहाँ से? ये हमने रूस से खरीदा है। ठीक है, ये ध्यान देना है। S-400। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे रूस की बात हुई है तो जरा रूस का मैप देख लेते हैं। देखिए एशिया में सर्वाधिक क्षेत्रफल में लगा हुआ है क्या? एशिया। ये ध्यान देना है आपको। ये देखिए, ये हमारा एशिया है पूरा। और एशिया में जो देश है सर्वाधिक क्षेत्रफल जिसका है वो किसका है? रूस का। एशिया में सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? रूस का। और एशिया का अगर ऐसे हम देखेंगे तो एशिया का सबसे बड़ा देश रूस है। लेकिन हम एशिया का सबसे बड़ा देश रूस को नहीं मानेंगे। हम एशिया का सबसे बड़ा देश रूस को इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि रूस की जो राजधानी है वो इंग्लैंड में है। ये यहाँ पे मॉस्को। ठीक है, ये यहाँ पे मॉस्को। रूस की राजधानी कहाँ है? इंग्लैंड में है। ठीक है, रूस इतना बड़ा देश है कि इसका कुछ हिस्सा यूरोप में भी है। ठीक है, और इसकी राजधानी यूरोप में है। ठीक है, तो जिस देश की राजधानी
किसी दूसरे महाद्वीप में होती है, फिर हम उसको अपना बड़ा देश नहीं काउंट कर सकते। तो अगर हमारा रूस बड़ा देश नहीं है तो कौन है? एशिया का सबसे बड़ा देश है चाइना। एशिया का सबसे बड़ा देश क्या है? चाइना। एग्जाम में आ जाए कि एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो उत्तर लगाना है आपको चाइना, रूस नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि उसकी राजधानी कहाँ है? उसकी राजधानी यूरोप में है। ठीक है। उसके बाद कल मैंने मैपिंग में आपको बताया था कि एक लाइन से 4 सागर हैं, एक लाइन से 4 सागर हैं। देखिए ये यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर भूमध्य सागर है। यहाँ पे क्या है? भूमध्य सागर है। यहाँ पे क्या है? ये काला सागर है। ये काला सागर है। ये यहाँ पर कौन सा है? ये कैस्पियन सागर है। कौन सागर? कैस्पियन सागर। और ये छोटा सा कौन सा है? ये है अरल सागर। और ये यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर लाख बख्श झील है। ठीक है। और इसके बाद क्या है? बैकाल झील है। यहाँ पे क्या है? बैकाल झील है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। एक लाइन से ये जो जलराशियां हैं ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है। देखिए अंध महासागर, एस के आकार का जो अंध महासागर है, यहां से हम शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहां से अगर हम शुरू करेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या है भैया? सबसे भूमध्य सागर है। और दूसरे नंबर पे क्या है? काला सागर है। और तीसरे नंबर पे क्या है? कैस्पियन सागर है। चौथे नंबर पे अरल सागर है। पांचवें नंबर पे लाख बख्श झील है। और उधर छठवें नंबर पे क्या है? बैकाल झील है। ठीक है। कभी कभी मैपिंग में आ जाता है एग्जाम में कि अगर आप पश्चिम से पूर्व की तरफ जाओगे, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाओगे तो कौन सी झील या कौन सी क्या लेक आपको मिलेंगे। तो ये इसका क्रम है। और अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ये जरूर बना लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। ठीक है। भूमध्य सागर से पूर्व की तरफ गए तो आपको काला सागर मिलेगा। काला सागर से पूर्व की तरफ गए तो कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर से गए तो अरल सागर। अरल सागर से आगे गए तो लाख बख्श झील मिलेगी आपको। और आगे गए तो बैकाल झील मिलेगी। क्लियर है। यहां पर रूस की नदियां जरूर याद रखना है। ठीक है। यहां पे रूस की नदियां जरूर याद रखना है। देखिए रूस में यहां पर यूराल पर्वत है। क्या है भैया? यूराल पर्वत। ठीक है। यूराल पर्वत श्रृंखला। ठीक है। यूराल पर्वत श्रृंखला। अब यूराल पर्वत श्रृंखला 2 महाद्वीप को अलग करती है, एक यूरोप को और एक किसको? एशिया को। यहीं से एक नदी निकलती है। क्या? वोल्गा। कौन सी नदी? वोल्गा नदी। ठीक है। वोल्गा नदी। ठीक है। यूराल पर्वत श्रृंखला से, ध्यान देना, यूराल पर्वत श्रृंखला से नदी निकलती है। कौन सी? वोल्गा नदी। और यहां पर यूरोप से एक नदी आती है, जिस नदी देखिए ये वोल्गा नदी यूराल पर्वत के किनारे आती है और कैस्पियन सागर में गिर जाती है। और यूरोप से एक नदी आती है, डॉन नदी, ये काला सागर में गिर जाती है। ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत पते की बात आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान समझिएगा इस चीज को। यूराल पर्वत श्रृंखला से एक नदी आती है जिसका नाम है वोल्गा नदी, और ये गिर जाती है किसमें? कैस्पियन सागर में। और यहां पर आती है जिसका नाम है क्या? डॉन नदी। डॉन नदी गिर जाती है किसमें? ब्लैक सागर में, यानी काला सागर में। अब इन दोनों के मध्य में कनेक्टिविटी, व्यापार को जोड़ते हुए यहां पर एक नहर बनाई गई है। यहां पे क्या है? यहां पे एक नहर बनाई गई है, जो नहर डॉन नदी और वोल्गा नदी को जोड़ देती है, या फिर आप कह सकते हो काला सागर और कैस्पियन सागर को जोड़ देती है। ठीक है। ये डॉन नदी आई, काला सागर में गिर गई, वोल्गा नदी आई, कैस्पियन सागर में गिर गई, और इन दो नदियों को जोड़ दिया गया है, जिससे काला सागर और कैस्पियन सागर की कनेक्टिविटी हो गई है। नतीजा, इसको नाम दे दिया गया क्या? डॉन वोल्गा नहर। ठीक है। डॉन वोल्गा नहर। तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि डॉन वोल्गा नहर में किन 2 नदी शामिल है? तो वोल्गा नदी और डॉन नदी। और या फिर आपसे पूछ ले कि डॉन वोल्गा नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो काला सागर और कैस्पियन सागर। ठीक है। देखिए मैपिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके एग्जाम में मैपिंग बिल्कुल आ सकता है, इसलिए मैपिंग को हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा YouTube चैनल है, और YouTube चैनल में हमारे YouTube चैनल में रोजाना 6 बजे करंट अफेयर की क्लासेस आती हैं। रोजाना 6 बजे करंट अफेयर की क्लासेस आती हैं, और रोजाना 8 बजे उत्तर प्रदेश या आरपीएफ या बैंक या एसएससी के एग्जाम को लेकर एक जीके जीएस की भी क्लास आती है। तो सुबह 6 बजे और रात्रि 8 बजे हमारे चैनल में ये जो लेक्चर्स हैं, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, ये देखना ना भूलें। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर वर्ष किस तिथि को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? हर वर्ष किस तिथि को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो उत्तर क्या है इसका? 4 जून। ठीक है। फिर से एक बार इसकी हेडिंग पढ़िए। हर वर्ष किस तिथि को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो उत्तर क्या होगा? 4 जून। ऐसे बच्चे जो
बेवजह दूसरों का शिकार बनते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर युद्ध हो रहा है तो बच्चों के ऊपर कोई मिसाइल गिर गई या बच्चे वहां पे दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जैसे अभी गाजा पट्टी में, जैसे अभी गाजा इजराइल फिलिस्तीन में जो चल रहा है, हमस और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, उसमें जो बेजुबानों की और जो बच्चे हैं जो बेचारे बोल नहीं सकते, या जो बच्चे अभी छोटी उम्र के हैं वो बेवजह वहां पे मारे जा रहे हैं। तो ऐसे बच्चे जिनकी कोई गलती भी नहीं है और वह मृत्यु का शिकार हो गए या दुर्घटनाग्रस्त हो गए या उनकी जान चली गई, ऐसे बच्चों के लिए, आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है क्या? 4 जून। इसी के बाद एक और आता है क्या? 5 जून। तो 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। कौन सा दिवस? पर्यावरण दिवस। ध्यान देना है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। जो भी चीज यहां पे लिखाई जाए तुरंत उसको छापिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और किसी के पास भी इतना समय नहीं है, आपके पास समय नहीं है इतना, हमारे पास इतना समय नहीं है, ठीक है? समय नहीं गंवाना है, तुरंत से तुरंत हमें जॉब लेनी है। क्यों? क्योंकि अपने आप को सही करना है, अपना स्टेटस बदलना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और दूसरा क्या करंट अफेयर है, ठीक है? प्रसिद्ध वार्षिक हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार कृष्ण प्रकाश को दिया गया। अभी हाल ही में, ध्यान दीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। अभी हाल ही में प्रसिद्ध वार्षिक हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार कृष्ण प्रकाश को दिया गया है, ठीक है? देखिए ये है कृष्ण प्रकाश, और ये क्या है? ये पुलिस में है, ठीक है? ये कहाँ पे भैया? ये पुलिस में है, और इनको हाल ही में अभी हिंदी साहित्य का भारतीय पुरस्कार दिया गया है, ठीक है? यहाँ पर नाम आया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नाम आया है किसका भाई? यहाँ पे नाम आया है हिंदी का। तो हिंदी हमारे भारत की कौन सी भाषा है? राजभाषा है। ध्यान देना, हिंदी हमारे भाषा की कौन सी भाषा है? हाँ, हिंदी हमारे भारत की राजभाषा है, ठीक है? कई बार एग्जाम में आता है कि हिंदी हमारे भारत की किस प्रकार की भाषा है? क्या ये राष्ट्रीय है? ठीक है, क्या ये राष्ट्रीय है? नहीं, राष्ट्रीय नहीं लगाना है। ये कौन सी भाषा है? राजभाषा है। और जब भी बात होती है राजभाषा की, तो राजभाषा का मतलब होता है पत्राचार की भाषा, यानी सरकार की सरकारी भाषा, आधिकारिक भाषा, यानी सरकार जनता से तालमेल कैसे बनाएगी? किस भाषा में? तो हिंदी भाषा में। तो हिंदी क्या है? हमारी राजभाषा है, ठीक है? थोड़ा सा इसका संवैधानिक देखते हैं। अनुच्छेद 343 क्या कहता है? अनुच्छेद 343 कहता है कि हिंदी क्या है? राजभाषा है, ठीक है? ये ध्यान देना है। संविधान में काफी बार पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भारत की राजभाषा है, तो अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी क्या है? राजभाषा है। और हमारे संविधान में, ध्यान देना, हमारे संविधान की कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची, ठीक है? ये ध्यान देना, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा, कितनी भाषा? 22 भाषा को मान्यता दी गई है, ठीक है? संवैधानिक मान्यता दी गई है, कितनी? 22 भाषाओं को। तो ये 2-3 चीजें हैं ना, ये आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछता है, बार, ठीक है? हिंदी भारत की क्या है भैया? राजभाषा है और राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अनुच्छेद 343 में यह जिक्र किया गया है कि हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा है, राजभाषा है, ना कि राजकीय भाषा। और हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा, कितनी भाषा भाई? 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसका मतलब संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, ठीक है? यहीं पर हम बात करेंगे थोड़ा यूपी की, ठीक है? थोड़ा यूपी की बात करेंगे। देखिए यूपी की 2 राजभाषा है, ठीक है? 2 आधिकारिक भाषा है। यूपी की कितनी राजभाषा है भाई? 2 राजभाषा। यूपी की 2 आधिकारिक भाषा है। एक क्या है भैया आपका? एक है हिंदी है, और एक क्या है? उर्दू है। एक क्या है? उर्दू है, ठीक है? ध्यान देना, हिंदी की 2 राजभाषा, यूपी की 2 राजभाषाएं हैं, एक हिंदी है और एक उर्दू है। तो उर्दू में काफी बार एग्जाम में आता है कि उर्दू राजभाषा कब बनी? तो 1989 में बनी। कब बनी? 1989 में। यूपी की दूसरी उर्दू भाषा कब बनी? 1989 में बनी है। क्लियर है? और आपको बता दें, भारतीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, ठीक है? ध्यान देना, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को, ठीक है? तो इतना सब कुछ आपको याद रखना है। ये सब छापते जाइए, रिपीटेडली एग्जाम में आता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे और देखते हैं क्या है पूर्वोत्तर भारत, ठीक है?
जरा देखिए, पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश के यिंगकू गांव में एक अनोखी नीली चींटी पाई गई है। ठीक है, ध्यान देना, ये पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश के यिंगयुक गांव में एक अनोखी नीली चींटी की खोज की गई है। तो देखिए ये है वो नीली चींटी जो अभी पाई गई है, कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर है? अरुणाचल प्रदेश हमारे देश का पूर्वोत्तर राज्य है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि अभी अनोखी नीली चींटी कहां पाई गई है? उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए ये हमारा पूर्वोत्तर भारत का मैप है। ये पूर्वोत्तर भारत का मैप है। इसमें आपको 7 राज्य दिख रहे होंगे, और इन्हीं 7 राज्यों को बोला जाता है 7 बहनें। क्या बोला जाता है? 7 बहनें, या फिर इंग्लिश में आप बोल सकते हो क्या? 7 सिस्टर्स। क्या है भैया? 7 सिस्टर्स। क्लियर है? ये 7 राज्य, ध्यान देना, 7 सिस्टर में या 7 बहनों में सिक्किम नहीं आता। ये जो यहाँ पे सिक्किम है, सिक्किम नहीं आता। क्या आता है? देखिए, अरुणाचल प्रदेश 1, असम 2, और मेघालय 3, त्रिपुरा 4, और नागालैंड 5, और ये मणिपुर 6, और मिजोरम 7। ये 7 आते हैं हमारे पूर्वोत्तर राज्य में, और इन्हीं को कहा जाता है 7 बहनें। और इसमें भी ये जो पीले रंग का आप देख रहे हैं, यही है हमारा अरुणाचल प्रदेश, जो जहां पर ये अनोखी नीली चींटी पाई गई है। ठीक है, जब भी बात होती है अरुणाचल प्रदेश की, तो यहां पर काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एग्जाम में जरा क्या पूछा जाता है उसका भी जिक्र कर लेते हैं। एक नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से बह के आती है, जिसका नाम यहाँ पे क्या है भैया? सांगपो। तिब्बत में इसका नाम क्या है? सांगपो। और फिर जब यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तब इस नदी का नाम हो जाता है क्या भैया? दिहांग। क्या हो जाता है? दिहांग, क्योंकि ये दिहांग दर्रे से प्रवेश करती है, और उसके बाद या इसकी तीव्र ढाल होती है, और ये प्रवेश करती है कहाँ पे? असम में। और जब ये असम में प्रवेश करती है, तो इसका नाम हो जाता है क्या? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। और असम में बहते हुए जब ये धुबरी सादिया से जब प्रवेश करती है बांग्लादेश में, तब इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना। और उसके बाद जब यह गंगा से मिलती है, तब इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा। और एक मणिपुर से एक नदी आती है, बराक नदी। कौन सी नदी? बराक नदी। जब उससे मिलती है, और तब इसका नाम क्या हो जाता है? मेघना। और मेघना के बाद यह सुंदरवन का डेल्टा बना देती है। क्लियर है? और एक चीज़ आपको बता दें, जब भी आप बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की, तो ध्यान देना है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? बॉमदिला दर्रा। ठीक है, कौन सा? बॉमदिला दर्रा है यहाँ पे। और यहाँ पे कौन सा दर्रा? डाफला दर्रा। यहाँ पे क्या है? मैं एक लाइन लिखवा देता हूँ, ये आप सब छापते जाइएगा। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है भाई? बॉमदिला दर्रा। कौन सा दर्रा? बॉमदिला दर्रा। और क्या है? डाफला दर्रा। ठीक है, और कौन सा दर्रा है? दिहांग दर्रा। और कौन सा दर्रा है? दिबांग दर्रा। ठीक है, और कौन सा दर्रा है? दीफू दर्रा। ठीक है, दीफू दर्रा। एग्जाम में दर्रे बहुत पूछा जाता है, तो आपको आना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? बॉमदिला दर्रा, डाफला दर्रा, दिहांग दर्रा, दिबांग दर्रा, और क्या? दीफू दर्रा। और जब भी अरुणाचल प्रदेश के मैपिंग की बात होगी, ध्यान देना, अरुणाचल प्रदेश के मैपिंग की, तो एक तरफ यहाँ पर तिब्बत यानी क्या? चीन लगा हुआ है, और एक तरफ यहाँ पर क्या लगा हुआ है? म्यांमार लगा हुआ है। देखिए, एक तरफ यहाँ पे म्यांमार लगा हुआ है, और एक तरफ यहाँ पे कौन सा देश? भूटान लगा हुआ है। यानी अरुणाचल प्रदेश हमारा 3 देशों से अपनी अंतरराष्ट्रीय रेखा बनाता है। क्लियर है? आया समझ में? और यहीं पर अरुणाचल प्रदेश में कौन सा? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा भैया? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यहीं पर है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये इतनी सब चीजें आपको पता होना चाहिए। एक त्रिपुरा के बारे में आता है। देखिए, ये त्रिपुरा है हमारा, ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। किससे? 3 तरफ से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो इसका आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इतनी चीजें आप सब लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना उज्जैन शहर में की गई है। कहां पे भैया? उज्जैन शहर में की गई है। ठीक है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना कहां पे की गई है? उज्जैन में। देखिए, जब हमारे देश में ऋग्वैदिक काल चल रहा था, और ऋग्वैदिक काल में उस समय के लोग जब इलेक्ट्रॉनिक घड़ी या ये हाथ वाली घड़ी नहीं हुआ करती थी, तो उस समय लोग कैसे अपना समय देखते थे? तो उसी की तर्ज पर उज्जैन में क्या बनाया गया? एक वैदिक घड़ी बनाई गई है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहां पे है? उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। देखिए, ये है वैदिक घड़ी। और जिस
तरीके से इसका डिजाइन है, अपने ये कैलकुलेशन से ये समय बताती है कि अभी वर्तमान में क्या समय हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना है दुनिया की पहली घड़ी कहाँ पे है, उज्जैन में। और देखिए जब भी हम उज्जैन की बात करेंगे, तो उज्जैन सबसे ज्यादा किसका उत्पादन करता है, सोयाबीन का। उज्जैन सबसे ज्यादा किसका उत्पादन करता है, सोयाबीन का। और ध्यान देना, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, क्या भैया, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भी कहां पे है, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे भैया, तो ये भी कहाँ पे है, उज्जैन में है। और आपको बता दें उज्जैन में क्या है, शिप्रा नदी है। उज्जैन में क्या है, शिप्रा नदी है। और उज्जैन में जो शिप्रा नदी है, हमें इसको क्यों याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला लगाया जाता है। कौन सा, विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला लगाया जाता है। ठीक है, तो उज्जैन में क्या है, उज्जैन सबसे ज्यादा किसका प्रोडक्शन करता है, सोयाबीन का। और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे है, उज्जैन में है। और शिप्रा जो नदी है उज्जैन से जो निकलती है, ठीक है, वो उस पे क्या लगाया जाता है, विश्व का सबसे बड़ा मेला, क्या, कुंभ मेला। ठीक है, अब क्योंकि मैंने शिप्रा का नाम लिया है तो नदियों से रिलेटेड, शिप्रा का नाम लिया है तो नदियों से रिलेटेड भी एक चीज आप जाइए, देखिए एक नदी है, एक नदी जो कहाँ से निकलती है, महू से निकल के आगे यमुना में मिल जाती है। किसमें, यमुना में। ठीक है, ये यमुना नदी है और यमुना नदी मिल जाती है। तो ये जो नदी कौन सी है, ये नदी है भैया कौन सी, चंबल। जो कहाँ से निकलती है, ये निकलती है जनापाव पहाड़ी से। कहाँ से भैया, जनापाव पहाड़ी से निकलती है। और ये कहाँ पे है, महू, जहाँ पर बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ है। ठीक है, जहाँ पर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ है। तो इसमें कई सारी नदी आके मिलती है। पहले कौन सी नदी हम नाम करेंगे भैया, शिप्रा नदी। ठीक है, पहले कौन सी नदी की बात करेंगे हम शिप्रा नदी की बात करेंगे। ठीक है, ध्यान देना, शिप्रा नदी आके मिलती है इसमें। ठीक है, और इसी में पार्वती नदी, पार्वती नदी इसमें आके मिलती है। और इसी में मिलती है कौन सी, कूनो नदी। इसी में आके मिलती है कूनो नदी। ये चंबल नदी है जो महू के जनापाव पहाड़ी से निकलती है। और ये नदी आगे चल के यमुना नदी मिलती है। और यही नदी यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है। और इसमें शिप्रा नदी, पार्वती नदी और कूनो नदियां मिलती है। और यहीं पर है कूनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य। यहीं पर क्या है, कूनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य। और एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की कौन सी नदी बीहड़ का निर्माण करती है, तो भारत की चंबल नदी बीहड़ का निर्माण करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या करंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कहां पे है, मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा टाइगर है भी कहां पे, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। WCR यानी वेस्टर्न सेंट्रल पश्चिमी मध्य रेल ने किया बैटरी से चलने वाले डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत का विकास। ठीक है, ध्यान देना, अभी हाल ही में पश्चिमी मध्य रेलवे ने बैटरी से चलने वाला एक इतना बड़ा, देखिए बैटरी से चलने वाला ये इंजन का भी निर्माण किया है। और ये दो प्रकार से है, ये बैटरी से भी चल सकता है और ये जो इंजन है ये तेल से भी चल सकता है, डीजल से भी चल सकता है। यानी जब बैटरी की जरूरत पड़े तो बैटरी से चला लो और जब तेल से जरूरत पड़े तो डीजल से चला लो। ठीक है, तो इसको बनाया किसने है, इसको पश्चिमी मध्य रेलवे ने बनाया। किसने बनाया भाई, पश्चिमी मध्य रेलवे ने इसको बनाया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यह इंजन दोनों मोड यानी बैटरी और बिजली पर चलता है। और वर्तमान में इसका प्रयोग ट्रायल आधार पर जबलपुर, मुदवाड़ा और अन्य स्टेशनों पर ट्रेनों के शटिंग के दौरान किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अभी हाल ही में हमारी इंडियन रेलवे के पश्चिमी मध्य रेलवे विभाग ने इसको बनाया है। अभी ये एक ऐसा इंजन है जो बैटरी और डीजल दोनों से चल सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए झीलों के शहर उदयपुर को हाल ही में भारत का पहला वेटलैंड शहर घोषित किया गया। ठीक है, ध्यान देना, आर्द्र भूमि, झीलों की नगरी से मशहूर कौन है, राजस्थान का उदयपुर। झीलों की नगरी से मशहूर क्या है भैया, राजस्थान का उदयपुर। और इसी को अभी भारत का पहला वेटलैंड घोषित किया गया है। इसको भारत का अभी पहला वेटलैंड घोषित किया गया है। देखियो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको रटा कीजिए, इनको लिखा कीजिए, क्योंकि देखिए आप रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में, मैथ जैसे सब्जेक्ट में और हिंदी जैसे सब्जेक्ट में नंबर ले आएंगे, पर जीके जीएस में बच्चा बहुत मार खाता है। इसीलिए इसको पढ़िए, जितना डीप पढ़ सकते हैं पढ़िए। ठीक है, झीलों की नगरी के नाम से मशहूर क्या, उदयपुर, यानी राजस्थान के उदयपुर शहर को भारत का पहला वेटलैंड शहर घोषित किया गया है। यहाँ पे दो चीजें पता चलती हैं कि भारत का झीलों की नगरी का नाम से क्या है, उदयपुर, और भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा, उदयपुर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बात हुई है भैया राजस्थान की, यहाँ पे बात हुई है राजस्थान
राजस्थान की, तो राजस्थान की जो सांभर झील है, ध्यान देना, राजस्थान की जो सांभर झील है भारत की सबसे खारी झील, भारत की सबसे खारी झील है ये, ठीक है, भारत की सबसे खारी क्या है ये झील है, ठीक है, ध्यान देना है। राजस्थान की जो सांभर झील है भारत की सबसे खारी झील है और यहाँ पर नमक उत्पादित किया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, ढेबर झील, ये भी कहाँ पे है, ये भी कहाँ पे, राजस्थान में है। राजस्थान में ही पुष्कर मेला, ठीक है, या राजस्थान पे ही पुष्कर मेला लगाया जाता है। कौन सा मेला लगाया जाता है भाई, पुष्कर मेला, राजस्थान में ही पुष्कर मेला लगाया जाता है, ये ध्यान रखना। और पुष्कर मेला कौन सा मेला है, ये पशु मेला है, ये क्या है भैया, ये पशु मेला है, ठीक है, या फिर ऊंटों का मेला भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। और राजस्थान से बात करें तो लूनी नदी, ध्यान देना, लूनी नदी को मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं, क्या भैया, मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं, लूनी नदी को क्या कहते हैं, मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं। और लूनी नदी अगर आपसे पूछ ले कि भैया लूनी नदी कहाँ जाकर गिरती है, कहाँ गिरती है, तो यह कच्छ की खाड़ी में गिरती है, कहाँ पर, कच्छ की खाड़ी में जाकर ये गिरती है, ठीक है, और डेल्टा का निर्माण करती है। और यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भैया थार का मरुस्थल कहाँ पे है, थार का मरुस्थल कहाँ पे है, तो वो भी कहाँ पे है, राजस्थान में है। थार का मरुस्थल कहाँ पे है, राजस्थान में है, क्लियर है। चलिए, ये चीज़, इतनी सारी चीज़ें आपको कम से कम याद रखनी पड़ेगी। और विश्व की सबसे लंबी नहर, विश्व की सबसे लंबी नहर, ध्यान देना, विश्व की सबसे लंबी नहर तो कौन सी है, वह इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर है। और अगर पूछ ले कि ये इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई है, तो ये सतलुज नदी से निकाली गई है। कहाँ से भैया, सतलुज नदी से निकाली गई है, ठीक है। और पूछ ले कि राजस्थान के कितने जिलों को ये अपना पानी देती है, तो राजस्थान के 5 जिले को ये अपना पानी देती है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिजोरम में अभी हाल ही में, यानी पिछले साल का करंट अफेयर है, मिजोरम में हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति खोजी गई है। जो हमारे देश का पूर्वोत्तर राज्य है, कौन सा, मिजोरम में अभी हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति पाई गई है। और इस उड़ने वाली छिपकली का नाम कह दिया गया है गेको मिजोरमेंसिस, ठीक है। हाल ही में अभी उड़ने वाली जो छिपकली पाई गई है, छिपकली की प्रजाति पाई गई है, कहां पर, मिजोरम में, तो इसको अभी हाल ही में मिजोरमेंसिस नाम दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहां पर नाम आया है किसका, मिजोरम में। तो मिजोरम में कौन सी जनजाति पाई जाती है, मीजो जनजाति, कौन सी, मीजो जनजाति पाई जाती है, मीजो जनजाति पाई जाती है, ठीक है। लेकिन छिपकली का नाम जरूर याद रखना है कि अभी हाल ही में पूछ सकता है एग्जाम में, हाल ही में भैया मिजोरम में ये गेको मिजोरमेंसिस नाम की एक प्रजाति पाई गई है। ये क्या है, तो ये उड़ने वाली छिपकली है। देखिए इसके जो पंजे आप देखेंगे, इसके पंजे ऐसे जैसे बतख के पैर होते हैं वैसे ही है, जैसे बतख के 2 उंगलियों, 2 पंजों के बीच में एक स्पेस होती है ताकि वो तैर सके, तो इसी प्रकार से इसके पैर में भी स्पेस है। तो मिजोरम में पाई जाती है क्या, मीजो जनजाति। और ये कितने देश को टच करता है, तो ये 2 देश को, एक कौन सा, म्यांमार, एक कौन सा भैया, म्यांमार को, और एक किसको, बांग्लादेश को ये टच करता है, ध्यान देना, बांग्लादेश को यह टच करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा। अभी हाल ही में इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा। इसका मतलब ये क्या है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि इंडोनेशिया का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है जो हाल ही में फटा है, वो क्या है, मेरापी ज्वालामुखी, ठीक है। ये पता होना चाहिए कि कौन से देश में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है जो हाल ही में अभी फट रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे बात हुई है किसकी, इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया की राजधानी, इंडोनेशिया की जो राजधानी है, राजधानी क्या है भैया, राजधानी है जकार्ता, क्या है भैया, जकार्ता। और जकार्ता आसियान की भी राजधानी है, किसकी, आसियान की भी राजधानी है क्या, जकार्ता। राजधानी देखिए, इंडोनेशिया जो देश है, जो एशियन देश है, इसकी राजधानी जकार्ता तो है, लेकिन ये आसियान जो एक एशिया का एक संगठन है, ठीक है, एशियाई उत्तर दक्षिण पूर्वी एशिया का एक संगठन है आसियान, उसका भी सेंटर कहां पे है, जकार्ता में है। और आपको बता दें इसकी जो नई राजधानी है, ठीक है, नई राजधानी, इसकी नई राजधानी क्या है, नुसंतारा,
क्या भैया, नुसंतारा, ठीक है, नुसंतारा। और इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप, इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है ये किसके निकट है, ये हमारे भारत के अंडमान निकोबार के निकट है। ये एक बार मैप का क्वेश्चन आ गया था, एक बार एग्जाम में मैप का क्वेश्चन आ गया था और मैंने खुद ये एग्जाम दिया था, पूछा गया था कि इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप हमारे अंडमान और निकोबार के पास है, तो उत्तर क्या होगा, सुमात्रा द्वीप। और इसकी नई राजधानी क्या है, नुसंतारा, ठीक है। और इसमें हाल ही में अभी जो विस्फोट हुआ है, तो क्या, माउंट मेरापी का, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से देख लेते हैं कि हमारे विश्व में कुछ, ये तो बहुत भी कम है, बहुत सारे हैं, देख लेते हैं कि कौन कौन से सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। तो देखिए ज्वालामुखी का नाम, ये सक्रिय वाले हैं और किस देश से पड़ता है, तो सबसे पहले भारत की बात करेंगे। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ये कहां पे है, ये अंडमान और निकोबार में है। कौन से देश, यानी हमारे भारत का है, ठीक है। एर्टा एले ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ये कहां पे है, ये इथोपिया में है, ठीक है। आगे विल्कन डे फ्यूगो, तो वेल्कन डे फ्यूगो ये कहां का है, ग्वाटेमाला का है, ये कहां का है, ग्वाटेमाला का है, ठीक है। हार्ड द्वीप और मैकडोनाल्ड द्वीप ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ये कहां का है, अंटार्कटिका का, लेकिन किसके क्षेत्र में आता है, ये आता है क्या, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ये किसके क्षेत्र में आता है, ऑस्ट्रेलिया में। किलाउआ सक्रिय ज्वालामुखी ये कहां पे है, ये हवाई द्वीप में है, अभी हाल ही में 1 महीने पहले इसमें विस्फोट हुआ है। और लाका गिगर या लाकी क्रेटर ये कहां का है, उत्तर अटलांटिक का है, आइसलैंड का है ये सक्रिय ज्वालामुखी। और ला पाल्मा सक्रिय ज्वालामुखी ये कहां का है, ये स्पेन का है। और लोही सक्रिय ज्वालामुखी कहां का है, ये हवाई द्वीप का है, ठीक है। तो विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी आना चाहिए आपको, क्योंकि पूछ लिया करता है एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंडोनेशिया की बात हुई थी ना, तो चलिए इंडोनेशिया का मैप देख लेते हैं। देखिए ये है इंडोनेशिया का मैप, ठीक है, ये है इंडोनेशिया का मैप, ठीक है। ये हमारे भारत को विश्व वाले हमेशा गलत दिखाते हैं, ये हमारे भारत का सरताज है, इसको कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। देखिए ये जितना भी आपको यहाँ पे हरा हरा दिख रहा है ना, ये द्वीप देश है। और ये कौन सा देश है, ये इंडोनेशिया है, ठीक है। ये क्या है, इंडोनेशिया। और यहाँ पर हमने एक संगठन को पढ़ा था जिसका नाम क्या है, आसियान, जिसका नाम क्या है भैया, आसियान। और आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी जितने भी दक्षिण पूर्वी देश हैं उनका एक संगठन, उनका एक आर्थिक संगठन, जितने भी हमारे दक्षिण पूर्वी देश हैं उनका क्या है, एक आर्थिक संगठन। तो चलो देख लेते हैं कि जो आसियान है इसमें कुल कितने सदस्य हैं। आपके एग्जाम में पूछ रहे कि भैया आसियान में कितने सदस्य हैं, तो बताओगे क्या, वो 11। पहले कितने थे, 10, और अभी कितने हैं, 11। वर्तमान में आसियान में कितने सदस्य हैं, 11। तो जरा देख लेते हैं कौन कौन से मेंबर हैं यहाँ पे, जरा देखिए ये मैप है। और देखिए म्यांमार पहला, थाईलैंड दूसरा, लाओस तीसरा, चौथा वियतनाम, कंबोडिया 5, और मलेशिया 6, सिंगापुर 7, इंडोनेशिया 8, ब्रुनोई, देखिए ब्रुनोई 9, फिलीपींस, ये फिलीपींस है 10। और अभी जो नया 11वां राज्य बना है, 11वां इसका सदस्य बना है, वो क्या, तिमोर लिस्ते, ये पूर्वी तिमोर लिस्ते, ये यहाँ पर छोटा सा एक द्वीप देश है, ये अभी आसियान का 11वां सदस्य बना है, ठीक है। आए समझ में, चलिए बहुत बढ़िया। और यहीं पर देखिए ये मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करने वाली विश्व की सबसे लंबी जल संधि, ये देखिए इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करने वाली विश्व की सबसे लंबी जल संधि, इसका नाम है क्या, मलक्का की जल संधि। क्या नाम है इसका, मलक्का की जल संधि।